सो हेलो एवरीवन। और देखिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सक्सेस जो है ना, सक्सेस एक बहुत ही चालाक चीज़ है। आसानी से नहीं मिलने वाली है, ठीक है। आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बार बार ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस बहुत चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप फेलियर से डरते हैं तो शायद ही आपको सक्सेस मिल पाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने फेलियर काबू में करना सीखें। तो ऐसी कुछ फेलियर सक्सेस की कहानी रही है हमारी इसरो की भी। इसरो ने बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट किया था और आज वन ऑफ द टॉप स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की इसरो। सो इसरो ने ये एक दिन में नहीं किया, सालों साल की मेहनत थी ये, ठीक है। इसके रिसर्चर्स की, साइंटिस्ट की, ठीक है, फाउंडर्स की, उन सभी की मेहनत जो थी, उन्हीं की मेहनत की वजह से हम देख रहे हैं कि आज इसरो ने चंद्रयान जैसे मिशन को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और इन फ्यूचर इससे भी बड़े बड़े मिशन जो है इसरो करने वाला है। तो आज हम कुछ जानेंगे इसरो के बारे में, इसरो के इतिहास के बारे में, ठीक है। अभी कैसी पास्ट में इसकी टेक्नोलॉजी थी, अभी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लॉन्च व्हीकल यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत सी कुछ चीज़ें जानेंगे इसरो के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इन इस पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, ठीक है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं स्लाइड में, इनका नाम है विक्रम साराभाई। और आई गेस अगर ये होते ना तो इसरो आज शायद ही होता, या तो इसरो जितना आज अचीव कर पा रहा है शायद इसरो अचीव कर पाता, ठीक है। इनको ही क्रेडिट जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज बिकॉज यही इंस्ट्रूमेंटल थे इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए, ठीक है। और बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थे, ठीक है। एस्ट्रोनॉट थे, फिजिसिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, क्या नहीं थे, मतलब सब चीज़ें, सब फील्ड में इनका हाथ था और काफ़ी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थे, ठीक है। इन्हीं की वजह से इंडिया जो है आज न्यूक्लियर स्टेट भी है। न्यूक्लियर पावर जो इंडिया, पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, वहाँ भी ये काफ़ी इंस्ट्रूमेंट रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मिशंस में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्हें पद्म भूषण से अवार्ड किया गया, पद्म विभूषण से अवार्ड किया गया, ठीक है। तो ये विक्रम साराभाई है एंड वी कॉल देम फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है आज तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग बहुत हम्बल रही है, ठीक है। छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। आप ये फोटो देखिए, आप इस तरह से ये रॉकेट उठा के लॉन्चिंग पैड पे ले जा रहे हैं इसरो के साइंटिस्ट, ठीक है। और ये जो आप चर्च देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज इन तिरुवनंतपुरम, ठीक है। थम्बा जगह का नाम है। और यहाँ से देखिए, आप पहला जो है रॉकेट लॉन्च हुआ 1963 में, ठीक है। और आज की डेट में इस प्लेस को हम विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, साइकिल से ले जा रहे हैं रॉकेट, कितना ही हम्बल स्टार्ट था इसरो का। और जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टार्टिंग में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 62 में बनी थी, ठीक है। बाद में इसको रिनेम किया गया 1969 में इसरो, ठीक है। और जो अभी मैंने फोटो दिखाई आपको, वो फर्स्ट रॉकेट लॉन्च की फोटो थी, ठीक है। और अगर अब हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है इसरो का बेंगलुरु में है, ठीक है। मेन हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, लेकिन इसरो जो है ना बहुत सी जगह से ऑपरेट करता है। इसको रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट की होती है वो अलग लोकेशन से होती है, ठीक है। जो प्रोपल्शन इंजन्स होते हैं, इसके लिक्विड इंजन्स होते हैं, वो किसी और जगह पे बनते हैं। देखिए, ये इस स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंसिव और इतनी माइन्यूट भी है कि एक जगह पे इस सभी चीज़ को बनाना इज़ नॉट पॉसिबल, फिजिबल नहीं है, ठीक है। और इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है, जिसका पीछे बहुत से साइंटिफिक रीजंस भी हैं, ठीक है। आप आगे चल के इसी चीज़ की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इसरो के, ठीक है। अगर हम लॉन्चिंग की बात करें तो आज की डेट में जो लॉन्चिंग होती है, वो हमारी कहाँ से होती है, श्रीहरिकोटा से होती है, ठीक है। जो आपने अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखी, वो कहाँ से देखी, श्री
सतीश धवन स्पेस सेंटर से देखिए श्रीहरिकोटा से, ये आंध्र प्रदेश पे है, कोस्टल रीजन में है ये, ठीक है। अगर हम बात करें लॉन्च व्हीकल की, लाइक पीएसएलवी हमारा लॉन्च व्हीकल है, जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल है, तो ये सारे लॉन्च व्हीकल्स ही हैं। अगर ये बनते हैं तो ये बनते हैं हमारे तिरुवनंतपुरम में, उसी लोकेशन पे जहाँ पे हमारा फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हुआ था, ठीक है। और लॉन्च व्हीकल के आगे आपको पता है कि सैटेलाइट जो है पेलोड होता है। अब वो सैटेलाइट बनती है आपकी बेंगलुरु में, ठीक है। और उस स्टेशन का नाम है UR राव सैटेलाइट सेंटर, ठीक है। उसी तरह आपके लिक्विड इंजन भी हमारे बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम में बनते हैं। और एक बार जब स्पेस में हमारी सैटेलाइट चले जाती है, उसको ट्रैकिंग करने के लिए रिमोट सेंसिंग की जाती है, वो तो नेशनल रिमोट सेंसिंग जो है हमारा हैदराबाद में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ये इसके सेंटर्स हैं, मल्टीपल सेंटर्स हैं, ठीक है, मोर देन 20-30 सेंटर्स हैं। लेकिन हमने इस वीडियो में जो है, इस स्लाइड में सिर्फ कुछ प्रोमिनेंट और कुछ मेन से सेंटर्स को यहाँ पे मार्क किया है, जैसे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हो गया, सतीश धवन श्रीहरिकोटा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इनकी लोकेशन के पीछे साइंटिफिक रीजंस होते हैं, ठीक है। लाइक आपका श्री धवन ये आपका लॉन्चिंग स्टेशन जहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यूजुअली जो होता है, हमारी अर्थ जो होता है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है, जब हम रॉकेट लॉन्च स्पेस में करते हैं तो उसको हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ही लॉन्च किया जाता है, ताकि जो है अर्थ की रोटेशनल फोर्स का उसको लॉन्च में मदद मिल सके। तो यहाँ से जब लॉन्च होती है तो आपका स्पेसक्राफ्ट इस डायरेक्शन में मूव होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सी होने की वजह से जब आपकी जो सैटेलाइट अगर नीचे भी गिरती है, अगर आपका लॉन्च व्हीकल क्रैश भी होता है, तो वो सी में जाके गिरेगा, ठीक है। तो उससे मिनिमम डैमेज होगा। तो ये कुछ साइंटिफिक रीजंस होते हैं इनकी लोकेशंस के पीछे। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं अभी हम, ठीक है। तो बेसिकली यार, ज़रूरत क्या है हमें स्पेस टेक्नोलॉजी की? लाइफ तो सही चल रही है, लेकिन देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी आज की डेट में हमारे बहुत से काम में आती है। मतलब हम अगर ध्यान से देखें तो हर जगह स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। हम टेलीविज़न देख रहे हैं ड्यू टू स्पेस टेक्नोलॉजी, हम जीपीएस एक्सेस कर रहे हैं ड्यू टू स्पेस टेक्नोलॉजी, हम फ़ोन टू फ़ोन बात कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू स्पेस टेक्नोलॉजी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, ठीक है। और कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगर लाइफ हमारी ईज़ी है तो स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से ही है, ठीक है। तो वन ऑफ द फीचर है स्पेस टेक्नोलॉजी का, होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। जो हमारी कम्युनिकेशन होती है सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है, स्पेस में जो होती है, तो स्पेस में सैटेलाइट होती है, ठीक है। अर्थ से सिग्नल यहाँ को जाता है, और ये सिग्नल जो है, ये कम्युनिकेशन ट्रांसपॉन्डर की मदद से दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, जिसके कारण हम बात कर पाते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वन ऑफ द एप्लीकेशन है स्पेस टेक्नोलॉजी की, ठीक है। इसी में हमारे टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, नेटवर्किंग, ये सारी हम एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट से हम इसको पॉसिबल कर पाते हैं, ठीक है। फिर हम टेलीमेडिसिन में इसका यूज़ करते हैं, टेली एजुकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टेलीमेडिसिन की, तो हम बहुत सी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है, रिमोटली। मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ पे अगर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से और सैटेलाइट कनेक्टिविटी की वजह से हम उस वहाँ पे रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन, लाइक इंडिया की अगर हम बात करें तो जो नॉर्दर्न एरिया है, लाइक आपका जो स्ट्रेटजिक एरिया है, लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लेह हो गया, वहाँ पे आपके फ़ोन कवरेज, नेटवर्क कवरेज नहीं होते, तो वहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, और वहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से आप एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये एजुकेशन में भी यूज़ हो सकती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, मेडिसिन में भी यूज़ हो सकती है। और हम वेदर अपडेट्स की बात करते हैं, सभी के फ़ोन्स में वेदर अपडेट होता है, ठीक है, अलर्ट हो जाते हैं एकदम। सो ये डाटा हमें मिलता कहाँ से? तो ये डाटा भी हमें सैटेलाइट्स की मदद से मिलता है, ठीक है। इनसैट सैटेलाइट है जो मेट्रोलॉजिकल डाटा जो है प्रोसेस करती है, ठीक है। जीपीएस में यूज़ होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमारा जो है सैटेलाइट डाटा यूज़ होता है। तो ये एक ही सैटेलाइट नहीं करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सैटेलाइट होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके ऊपर हम इवन एक स्पेशल वीडियोस बनाएंगे कि किस टाइप की सैटेलाइट क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। सैटेलाइट जब हम लॉन्च करते हैं, तो हर एक सैटेलाइट का जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट होता है,
ठीक है, उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली जो है, अगर इन प्लेन ऑफ मोशन की बात करें, मान लीजिए अर्थ है आपका, ठीक है, और ये अर्थ का इक्वेटर है। वी नो दैट अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री, ठीक है। अगर सैटेलाइट आपकी इक्वेटर के ऊपर से ही मूव कर रही है, लाइक यहाँ से इक्वेटर का ही लाइन को फॉलो कर रही है, तो वो इक्वेटोरियल ऑर्बिट हुआ, ठीक है। अगर सैटेलाइट आपकी पोल्स के ऊपर ही कवरेज दे रही है, अब सैटेलाइट ऐसी है, सैटेलाइट अपनी मर्जी से तो घूम नहीं सकती है, जैसे हम गाड़ियां सड़क पे चलाते हैं, ठीक है। ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स काउंटर करने के लिए हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो सर्कुलर ही मूव कर पा सकती है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से मूव नहीं करेगी, ठीक है। एक इंक्लाइंड ऑर्बिट है ये आपका, इक्वेटोरियल के इक्वेटर के थोड़ा सा एंगल बनाएगा, ठीक है। इसको इंक्लाइंड ऑर्बिट कहेंगे, और बेस्ड ऑन एल्टीट्यूड होती है, ठीक है। कुछ सैटेलाइट्स हमारी धरती के काफी नजदीक रहती हैं, ठीक है। उन्हें लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। उनसे थोड़ा सा ऊपर जब जाएंगी, उन्हें मीडियम अर्थ कहेंगे। जियो सिंक्रोनस उनसे भी ऊपर होती है, ठीक है। और हायर ऑर्बिट जो होता है वो बहुत ही ऊपर होती है, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हमने अभी देखिए, इक्वेटोरियल ऑर्बिट इस तरह से होगा, अगर अर्थ का इक्वेटर ये है, तो इसी इक्वेटर के साथ साथ में, या तो ये कहें पैरेलल जो है, ये जब सैटेलाइट मूव करेगी तो उसे इक्वेटोरियल ऑर्बिटल सैटेलाइट कहा जाएगा, ठीक है। इंक्लाइन में देखिए, इक्वेटर के थोड़ा सा इंक्लाइन पे है, और जब पोलर पे मूव करेगी तो इसे पोलर सैटेलाइट कहा जाएगा। देखिए, पोलर सैटेलाइट है, तो काफी इनके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस रहते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है, आप ये देखिए डायग्राम देखिए, ये लो अर्थ ऑर्बिट है, तो सबसे क्लोजेस्ट जो है लो अर्थ ऑर्बिट ही रहता है, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें हमारा जो है लेटेंसी बहुत कम होती है, बिकॉज डिस्टेंस जो है बहुत ही कम है अर्थ का सैटेलाइट से, तो काफ़ी फ्रिक्वेंसी काफ़ी फास्ट ट्रेवल कर पाती है, ठीक है, सिग्नल की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और इसीलिए हम लो अर्थ ऑर्बिट में मोस्टली सैटेलाइट को प्लेस करते हैं जहाँ पे हमें लेटेंसी कम रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कवरेज की होती है, ठीक है। एक सैटेलाइट अगर ज़्यादा कवर नीचे है तो वो कवर ज़्यादा नहीं कर पाती, इसलिए हमें लो अर्थ ऑर्बिट के लिए मल्टीपल सैटेलाइट्स चाहिए होती हैं किसी भी एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है। और लो अर्थ सैटेलाइट जो होती है ये पोलर ऑर्बिट्स पे होती है, ठीक है। यानी कि ये पोल्स को कवर करने के लिए की जाती हैं, बिकॉज क्यों की जाती हैं, देखिए इक्वेटोरियल ऑर्बिट जो है हमारा, मान लीजिए ये अर्थ है, ये हमारा इक्वेटोरियल ऑर्बिट है। अब ये सैटेलाइट इक्वेटोरियल रीजन पे ही घूम रही है, ठीक है। बट पोलर रीजन ये कवर नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए पोलर सैटेलाइट पोलर रीजन को सुपरवाइज करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो हैं पोलर ऑर्बिट्स पे घूमती हैं, ठीक है। तो मीडियम अर्थ की बात करें, ठीक है, ये इंक्लाइंड ऑर्बिट पे रहती हैं, ठीक है। और जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट रहती है ना, यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्बिटल स्पीड है इस सैटेलाइट की, वो अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड से कम होती है। देखिए, अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड जो 23 आवर्स है, मतलब एक, लेकिन ये इससे कम या ज़्यादा ले सकती है। तो इन दोनों की जो है ऑर्बिटल स्पीड जो है इक्वल नहीं है। जब ऑर्बिटल स्पीड इक्वल नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है उसमें चेंज हो जाता है। सो इस चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम डॉपलर इफेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इशू रहता है इस मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा सैटेलाइट्स हम लॉन्च नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम अगर ऊपर जाते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जो कि 35,700 लाइक 35,786 किलोमीटर ऊपर होता है अर्थ सरफेस से, यहाँ पे हम बहुत सी सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कवरेज बहुत अच्छी मिल पाती है हमें, ठीक है। बहुत लार्ज पार्ट को यहाँ पे कवर किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्बिट स्पीड जो सैटेलाइट की होती है और अर्थ की होती है वो नियर टू इक्वल होती है, तो यहाँ पे जो है डॉपलर्स इफेक्ट हमें देखने को बहुत कम मिलता है, या नामात्र मिलता है, ठीक है। और अर्थ के मान लीजिए आप इसको XYZ लोकेशन से देख रहे हैं,
तो आपको ये बिल्कुल ही स्टेशनरी नजर आएगी, बिकॉज ये हमारे साथ में पैरेलली चल रही है, ठीक है। इसका जो मोशन है हमारा बिल्कुल एपरेंट है, ठीक है। और ये जो है ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है, ये हमारा इक्वेटोरियल ऑर्बिट पे डिप्लॉयड है। बट इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि ये पोलर रीजन पे कवरेज नहीं दे पाती है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो सैटेलाइट्स के हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए पोलर रीजन में यूज होती हैं, वो हम उनके लिए स्पेशली सैटेलाइट्स भेजने पड़ती है, ठीक है। और उसके ऊपर अगर हम जाते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट पे, तो वो जियो से भी ऊपर होता है, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट होता है ना, बेसिकली इस ऑर्बिट का यूज हम करते हैं कि अगर स्पेसक्राफ्ट को हमने अर्थ के ऑर्बिट या ऑर्बिट से बाहर किसी और मिशन के लिए भेजना है, बिकॉज हम यहाँ पे अर्थ के ऑर्बिटल सॉरी जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का है जो एडवांटेज लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जितना यहाँ से वो स्पीड अपनी इंक्रीज करेगा, उतनी ही दूर वो दूसरे प्लैनेट या दूसरे सैटेलाइट के ऑर्बिट में जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखिए चंद्रयान की बात करते हैं, तो चंद्रयान देखिए अर्थ है, ये मून है। अब सैटेलाइट जो यहाँ से हमने चंद्रयान लॉन्च किया, यहाँ से जब लॉन्च करते हैं उसे, तो वो अर्थ की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में वो भी मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ की जो है ग्रेविटी जब उसे खींचेगी, तो यहाँ से उसे पुल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है कि जो हमारा मोटर्स होते हैं, थ्रस्टर्स होते हैं, वो ऑन हो जाते हैं इन पॉइंट्स पे, तो उसे और ज़्यादा पुश करते हैं वो, ठीक है। उसकी स्पीड इंक्रीज होती है वहाँ से, तो ये इलिप्टिकल शेप बनाता है। तो दोबारा जब वो उसे गेन करेगा तो एक हाइयर स्पीड पे आएगा वो, ठीक है। और इस हाइयर स्पीड में जब वो दोबारा थ्रस्टर यूज करेगा, तो वो एक और बड़ा इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाएगा। और ऐसे प्रोग्रेशन में ये अपना बड़े से बड़ा इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाएगा। और जब ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनेगा जिसको बोलते हैं हाइपर इलिप्टिकल ऑर्बिट, उस इलिप्टिकल ऑर्बिट को जब ये क्रॉस करेगा, तो ये अपना जो है अर्थ का ऑर्बिट जो है छोड़ देगा, और जहाँ पे इसे टारगेट किया होगा उसकी ओर ये बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए जितनी आसानी से हम इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ये एक्चुअल में बहुत ही टिपिकल जॉब होती है, ठीक है, सैटेलाइट को लॉन्च करने की, ठीक है, और उसे डिजायर्ड लोकेशन में पहुंच जाने की। तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अम, लेकिन ये है कि जो लॉन्च व्हीकल है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इसमें यूज होते हैं, ठीक है। अब आपका जो चंद्रयान है, चंद्रयान जो है उसका जो लॉन्च व्हीकल है, उसका पेलोड है 8 टन का, ठीक है, और 4 टन का, ठीक है। वो 8 टन का ऑब्जेक्ट जो है हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है, ठीक है, और 4 टन का वो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ये लॉन्च व्हीकल जो होते हैं इनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब हैवियर ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए हम हैवियर लॉन्च व्हीकल ही यूज करते हैं, ठीक है। तो लॉन्च व्हीकल की डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन रही है। जो हमारे पहले के लॉन्च व्हीकल होते थे, लाइक सबसे पहला जो लॉन्च व्हीकल था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, उसकी कैपेसिटी आप देखिए मात्र 40 kg थी, ठीक है। और आज की डेट में हम टन्स में बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी इसरो की एडवांस हो चुकी है, ठीक है। तो इस प्रोग्रेशन को समझने के लिए हमें देखिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करती हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें और सेकंड जनरेशन की बात करें, तो ये ऑलमोस्ट देखिए सेम ही है, ठीक है। इसमें सिर्फ पेलोड का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें पेलोड का डिफरेंस है, एक आपकी 40 kg तक कैरी कर सकती थी और दूसरी 150 kg तक कैरी कर सकती थी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में ये डिफरेंस था हमारे, ठीक है। और जो थर्ड जनरेशन की है, वहाँ पे थोड़ा सा एडवांस फीचर्स आ गए, ठीक है, और ये हैवियर पेलोड भी उठाने लग गई, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन को हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बोलते हैं। और इस लॉन्च व्हीकल से हमने बहुत से हिस्टोरिक मिशन किए हुए हैं, ठीक है। जो हमारा इंडियन नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है, जिसकी मदद से हम वेदर्स अपडेट लेते हैं, ठीक है, और फिजियोग्राफी को स्टडी करते हैं। ये सारी जो स्टडीज होती हैं वो
नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की वजह से होती हैं। ठीक है, मार्स ऑर्बिटिंग मिशन था, ये भी हमने जो है पीएसएलवी पे ही पूरा किया था। तो बेसिकली इसमें देखने की बात है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंजन्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम गाड़ी सड़क पे चला रहे हैं, तो सड़क का जो एक एनवायरनमेंट है वो काफ़ी एक समान रहता है। लेकिन जब हम मूव करते हैं वर्टिकली, ठीक है, अर्थ के ऊपर जा रहे हैं, तो हर एक सेकंड के बाद जो है एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है डिफरेंट रहेगी। ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा, तो एक इंजन सारी वेरिएबल्स में काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के साथ होते हैं, उन इंजन्स को यूज़ करना पड़ता है इन रॉकेट्स में। ठीक है, तो इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस इन रॉकेट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी फर्स्ट स्टेज होगी, सेकंड स्टेज होगी, थर्ड स्टेज होगी, फोर्थ स्टेज होगी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एल्टीट्यूड पे ये इंजन स्टार्ट होते हैं। लेकिन सबसे पहले जो होते हैं हमारे इंजन जो होते हैं, वो हमारा ये होता है, इसे हम कहते हैं बूस्टर। इनिशियल थ्रस्ट जो है ये ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब इनिशियल थ्रस्ट ये हमारा जो है लॉन्च व्हीकल ले लेता है, तो ये डिसेंबल हो जाते हैं इससे और ये नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये अपनी मर्जी से स्टार्ट होते हैं, इसमें सेकंड सेकंड माइक्रो सेकंड्स के हिसाब से ये स्टार्ट स्टॉप होते हैं। ठीक है, इतना प्रिसीजन इन लॉन्च व्हीकल में करना पड़ता है। ठीक है, तो पीएसएलवी के बाद जो जनरेशन आती है वो जीएसएलवी की आती है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। अब जो पीएसएलवी है, उसने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है इसरो का, और काफ़ी टाइम तक ये इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी जो थी, वैसे तो इंडिया जो है रशिया से लेता था। ठीक है, लेकिन रशिया ने 1994 में इसे इंडिया को देने से इनकार कर दिया, बिकॉज थोड़े से रिलेशन रशिया के साथ डेट्रॉइट हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद इंडिया ने इंडिजीनियसली इसे डेवलप किया और 2014 में इंडिया ने अपना खुद का पीएसएलवी पावर्ड विद क्रायोजेनिक इंजन्स लेके आई। तो इंडिया का फर्स्ट क्रायोजेनिक इंजन जो था वो 2014 में 2014 में बन के आया था। ठीक है, इसे हमने पीएसएलवी में यूज़ किया। ठीक है, तो पीएसएलवी के बाद इसकी फोर्थ जनरेशन आता है जीएसएलवी की। ठीक है, पीएसएलवी और जीएसएलवी में ये देखिए, जैसे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन थी जिसमें पेलोड का डिफरेंस था। ठीक है, थोड़ा स्टेजेस ऑफ इंजन का डिफरेंस था, वैसा ही इसमें भी डिफरेंस है। अब जो हमारे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन थे, इसमें 4 to 5 स्टेज ऑफ इंजन्स थे। यहाँ पे स्टेजेस कम हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो स्टेजेस काफ़ी कम हो गए हैं, यहाँ पे 3 to 4 स्टेजेस इसमें रहते हैं। ठीक है, जो लास्ट का स्टेज होता है वो क्रायोजेनिक होता है। ठीक है, क्रायोजेनिक स्टेज होता है। ठीक है, क्रायोजेनिक स्टेज होता क्या है? देखिए, क्रायोजेनिक्स जो होता है इज अ साइंस ऑफ कीपिंग लिक्विड और गैस एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, जो हमारा फ्यूल है, लाइक हम मान लो कि पेट्रोल ले जाते हैं स्पेस में, तो यार स्पेस में जो है इतना सब जीरो टेम्परेचर होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है कि वहाँ पे जो है आपका फ्यूल जो है फ्रीज हो जाएगा। तो क्रायोजेनिक इंजन्स जो होते हैं उनमें स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है कि फ्यूल को वो जमने नहीं देता है। ठीक है, और इसी के लिए टेक्नोलॉजी के लिए हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, सेपरेट चैम्बर्स में। ठीक है, और क्रायोजेनिक इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज की एफिशिएंट ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि चांस से जहाँ हम 4 से 5 स्टेजेस यूज़ कर रहे थे, अब हमारी स्टेजेस 3 होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो एफिशिएंट ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे करंटली यूज़ में है वो जीएसएलवी MK3 है और जीएसएलवी MK2 है। ठीक है, जो अभी रिसेंट हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ है वो इस वाले व्हीकल से हुआ है, LVM3 से। ठीक है, जीएसएलवी MK2 और MK3 में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि जो इनकी पेलोड कैपेसिटी है वो डिफरेंट है जीटीओ की, और लो अर्थ ऑर्बिट में कैरी करने की इनकी पेलोड कैपेसिटी वेरी करती है। ठीक है, 6 टन का ये लो अर्थ ऑर्बिट पे जहाँ पे हमारा MK2 ले जाता है, MK3 जो है 8 टन का ले जाता है हमारा। ठीक है, देखिए लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी है, इसमें विद टाइम जो है रिसर्च होती रहती है और एडवांस ज़्यादा होती रहती है। ठीक है,
अभी अर्थ जो हमारा इंडिया है, इसका जो इंडिया चाहता है कि देखिए 2024-2025 तक हम जो है एस्ट्रोनॉट्स जो है स्पेस में भेजें। और कभी ना कभी ये डिज़ायर रहेगी इंडिया की कि इंडिया के जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मून पे भी लैंड करें, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हमने फुलफिल करना है तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की। अब देखिए अगर आप स्पेस में ह्यूमंस को भेज रहे हैं तो उन्हें वापस भी लाना पड़ेगा। तो वो एक ऐसा जो लॉन्च व्हीकल होगा जो ह्यूमन को वापस ले आए, उसे रियूजेबल लॉन्च व्हीकल कहते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी आप देख चुके होंगे कि अभी रिसेंटली जो है अमेरिकन कंपनी वर्जीनिया गैलेक्टिक ने जो है कुछ स्पेस टूरिस्ट को, ठीक है, और इवन इस कंपनी के ओनर को रिचर्ड ब्रैंसन को जो है स्पेस में ले गए थे, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के लिए स्पेस में रहे थे। तो जो इन्होंने ये व्हीकल यूज़ किया था ये रियूजेबल लॉन्च व्हीकल था, ठीक है। वैसे रियूजेबल लॉन्च व्हीकल कुछ इसी तरह होगा। ये कंप्लीट रियूजेबल लॉन्च व्हीकल तो है नहीं, ठीक है। इसमें मदरशिप थी और एक स्मॉल शिप थी, ठीक है। तो इसमें जो है 2 शिप्स का इन्होंने यूज़ किया था। एक आपको इन्होंने एक शिप का यूज़ किया था स्पेस में जाने के लिए, फिर वहाँ से इस वाली व्हीकल ने लॉन्च लिया था और ये कुछ टाइम के लिए स्पेस में थी और स्पेस से ये वापस आ गई। तो इसी टाइप का कुछ रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है वर्क करते हैं, ठीक है। तो लेकिन इशू ये रहता है कि बहुत से चैलेंजेस होते हैं एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में रहने से। जब जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, हमें पता है कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा एस्ट्रोनॉट है जिसने स्पेस में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। तो देखिए जब हम स्पेस में टाइम स्पेंड करते हैं तो वहाँ की ग्रेविटी डिफरेंट होती है, वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, ठीक है। हम यहाँ पे अर्थ में हैं तो अर्थ की एक सर्टेन ग्रेविटी है, ठीक है। अगर वो ग्रेविटी नहीं होगी तो हम जो है हमारा वेटलेसनेस हमें फील होगी। तो वैसा ही स्पेस में भी फील होता है, यहाँ पे वेटलेसनेस फील होती है, ठीक है। और बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी हमारे बोन्स की जो है वीक हो जाती है, जिससे कैल्शियम जो है ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंजरी का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। साथ ही साथ में जो हमारा हार्ट है, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी तो वहाँ पे वो पंप एफर्टलेसली करेगा, ठीक है। और विद टाइम वो उस चीज़ के साथ क्लाइमेटाइज हो जाता है, ठीक है। और जब अर्थ में हमारे एस्ट्रोनॉट्स आते हैं तो उन्हें जो है कार्डियक इश्यूज से भी गुजरना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है। इन चीज़ों के बारे में रिसर्च है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस में जाने से पहले, ठीक है। बहुत वेरियस एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें रखी जाती हैं, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है स्पेस में जाने से पहले भी और स्पेस में आने के बाद भी, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक रहता है कैसलर सिंड्रोम्स का। इसको देखिए, कैसलर सिंड्रोम्स कोई बीमारी नहीं है ये एस्ट्रोनॉट्स की। ये एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा सैटेलाइट्स हो जाती हैं हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में कि जब वो एक दूसरे के साथ टकराना स्टार्ट करेगी तो वो चेन रिएक्शन क्रिएट करेंगी और वो क्या करेंगी, इतना ज़्यादा कोलिजन हो जाएगा कि स्पेस में जो है सैटेलाइट और अर्थ का जो है कनेक्शन ही टूट जाएगा, ठीक है। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट है ये कोलिजन का, जो कि स्पेस डेब्रिस जनरेट करेंगी। अब इसका बात हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ जो लो अर्थ ऑर्बिट है, एज़ पर एस्टिमेट वहाँ पे 2000 से 3000 सैटेलाइट अभी करंटली प्रेज़ेंट है और हर साल जो होती है 1 से 2 सैटेलाइट जो होती है डिस्ट्रॉय की जाती हैं, ठीक है? अगर ये सैटेलाइट्स दूसरी सैटेलाइट से कोलाइड करती हैं, ठीक है? तो देयर माइट बी चांसेस कि वो सैटेलाइट जो है तीसरी सैटेलाइट से, चौथी सैटेलाइट से, 5वीं सैटेलाइट से, तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन होने का खतरा रहता है, जिससे क्या जिसे कैसलर सिंड्रोम्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इमेज है, देखिए अब ये जो आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा देखिए स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, ये सारी सैटेलाइट्स की इमेजेस ली गई हैं विद टाइम, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो, ठीक है। कुछ हमने फैक्ट्स डिस्कस किए, कुछ चीज़ें हमारे से छूट गई होंगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा चैनल देखिए नया है, अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ी अपनी टीम को इंक्रीज़ करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेशनल कंटेंट ला सकें, यूपीएससी और अदर स्टेट सर्विस कमीशंस के रिलेटेड जो है वीडियोज़ ला सकें। और
क्वालिटी कंटेंट दे पाएँ आप व्यूअर्स को, ठीक है? तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को शेयर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी, ठीक है? देखिए सिर्फ़ यूट्यूब से ही आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप यूट्यूब एज़ अ रेफ़रेंस ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है आप थोड़ा-सा इसे अपने खुद के लेवल पे भी रिसर्च कीजिएगा, ठीक है? ठीक है? अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि अगर आप अभी तक एंड में वीडियो तक को देख रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपने कुछ सीखा नहीं, तो डेफ़िनेटली आपने यहाँ पे वीडियो से कुछ सीखा है। बेशक आपने 100% नहीं सीखा होगा, मेबी 40% सीखा होगा, 50% सीखा होगा, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द पीपल से अब आप आगे हैं, ठीक है? बट आपको क्या करना है कि आपको 100% अचीव करना है, तो इसीलिए थोड़ा-सा अपनी एफर्ट भी ज़रूरी होती है, ठीक है? स्पून फीडिंग की आदत नहीं डालनी है, ठीक है? खुद भी थोड़ा-सा आपने एफर्ट लगाने हैं, ठीक है? खुद की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है और खुद सोचना है कि किस चीज़ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है? हर चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, उस चीज़ के बारे में आपको डेप्थ एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हम ऐसी नई वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।